नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नासिर और जुनैद को जलाकर मार देने की घटना इतनी क्रूर है कि उसका एक एक ब्यौरा कांटे की तरह चुभता है। हम आज एक ऐसे समय में हैं जो हर दिन अपनी क्रूरताओं को दोहराता रहता है। कोई ऐसा समय नहीं जो क्रूरताओं से खाली नजर आए। नासिर और जुनैद के साथ कोई खड़ा नहीं है। इनकी हत्या के आरोपियों के पक्ष में लोग जुलूस निकाल रहे हैं, वैसे ही जैसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के साथ कोई खड़ा नहीं है। मगर गौतम और विनोद अडानी के साथ सत्ता ही खड़ी नजर आती है। जो सवाल कर रहे हैं उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। इन दो दृश्यों में कोई मेल नहीं, मगर दोनों दृश्यों को अनदेखा करने वाला एक ही है, मध्यम वर्ग। वह इस बात को नहीं देखता कि बैंक ऑफ बड़ौदा का सीईओ अडानी के बुरे वक्त में साथ देने की बात कर रहा है। कह रहा है कि बुरे वक्त में अडानी के साथ खड़ा रहेगा। अडानी का बुरा वक्त आया है तो बैंक खड़ा है। मध्यम वर्ग जब बुरे वक्त के कारण लोन नहीं चुका पाता तो बैंक उसका घर नीलाम करवा देता है। इसके बाद भी मध्यम वर्ग अडानी के साथ खड़ा नजर आता है, नासिर और जुनैद के साथ नहीं। जब भी किसी नासिर और जुनैद को जलाया जाता है, भारत का मध्यम वर्ग गहरी सांसें लेकर कहता है, अपवाद है, पूरा भारत ऐसा नहीं है। मध्यम वर्ग की उदासीनता और नासिर और जुनैद को मार देने की क्रूरता में कोई फर्क नहीं। उसकी उदासीनता से ही हर दिन हत्यारे पैदा हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह कहानी मध्यम वर्ग भी नहीं देख सकता है, इसलिए मैंने इस घटना को सुंदर बना दिया है ताकि मध्यम वर्ग का ड्राइंग रूम गंदा ना लगे। आज का वीडियो देखते हुए उसे पता ही ना चले कि बगल में बैठे किसी को वहीं पर जला दिया गया है और उसे लग रहा है कि लाश की गंध बालकनी से आ रही है। इसलिए इन फूलों को चुनकर लाया हूं और उन नामों को जिन्हें कभी गौ तस्करी के नाम पर मार दिया गया, तो कभी चोरी का आरोप लगाकर, तो कभी मुसलमान होने के कारण। वैसे तो आप मोहम्मद अखलाक और पहलू खान को भूल चुके होंगे। 2014 में पुणे में मोहसिन शेख को भीड़ ने मार दिया। 2023 में हत्या का आरोपी बरी हो गया। 2015 में दादरी में अनफ, आरिफ, नाजिम को मार दिया गया। उसी साल अक्टूबर में सहारनपुर में नुमान को मार दिया गया। जाहिद रसूल बट को मारा गया। अप्रैल 2016 में इम्फाल में मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद फारूक को मार दिया गया। उम्मीद है आपको फूलों की ये तस्वीरें सुंदर नजर आ रही होंगी। यही तो करते हैं आप। कोई जलाकर मार दिया जाता है और आप गुलदस्ते में फूल सजा रहे होते हैं, जैसे कुछ हुआ ना हो। हुआ तो तब भी कुछ नहीं था जब मई 2016 में चित्तौड़गढ़ में अज्जू हुसैन को मार दिया गया। यह घटना भी उस समय अपवाद थी। तब मार्च 2017 में झारखंड में मोहम्मद मजलूम अंसारी और एक 11 साल का दोस्त का बेटा इम्तियाज खान मारकर पेड़ से लटका दिए गए थे। मध्यम वर्ग उस समय व्हाट्सएप में फूलों की इन तस्वीरों को गुड मॉर्निंग मैसेज के रूप में साझा कर रहा था। जबकि अप्रैल 2017 में असम के नागांव में अबू हलीफा और अयाजुद्दीन अली को मार दिया गया। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में नसीरुल हक, मोहम्मद समीरुद्दीन, मोहम्मद नासिर को मारा गया। इसी साल झारखंड में असगर अंसारी और जम्मू कश्मीर में अयूब खान की हत्या हो गई। नामों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन आप तो फूलों की तस्वीरें देख रहे हैं। कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। अगर आपका ख्याल ना होता तो उमर मोहम्मद से लेकर अखलाक तक का चेहरा दिखा देता, जिसे अलवर और दादरी में मार दिया गया। अकबर खान का चेहरा दिखाता, जिसे उमर के बाद उसके ही शहर अलवर में मारा गया। तबरेज अंसारी की हत्या के बाद आपने वोट तो दिए ही होंगे। मारने से पहले उससे जय श्री राम का नारा लगवाया गया। मोहम्मद शेर और नजीर अहमद की हत्या से आपको क्या फर्क पड़ता होगा? यह वो समाज है जो लाशों पर फूल चढ़ा आता है, मगर देखना ही नहीं चाहता कि हत्या के पीछे की राजनीतिक सोच कहां से आ रही है। उस फूल के नीचे कांटे कितने नुकीले हो चुके हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कब तक नौजवान मुसलमान होने या गौ तस्करी के शक भर से जला दिए जाएंगे और उनकी लाशों को कोई फूल तक नसीब नहीं होता है। फूलों से भरे इस भारत में कुछ लोगों को मरने के बाद भी फूल नसीब नहीं। इन तस्वीरों के जरिए आप उन नामों पर 2 फूल तो चढ़ा ही सकते हैं। आप बेशक फूल उगाएं, फूल ही तो उगने चाहिए, मगर बालकनी से नीचे झांक भी लीजिए कि नीचे गुजर रही लाश किसकी है, हत्या किसने की है, किस वजह से इनकी हत्या हुई है।
यह ना कहा कीजिए कि नासिर और जुनैद को जला दिया जाना झूठ है। हत्याएं तो पेरिस और अटलांटा की सड़कों पर होती हैं, जहां लोग हत्या के बाद सड़कों पर निकल आते हैं। भारत में ना तो हत्याएं होती हैं, ना किसी को जलाया जाता है, ना मध्यम वर्ग सड़कों पर निकलता है। मेघालय के बीजेपी के अध्यक्ष अर्नेस्ट माउरी ने कहा है कि वे गौ मांस खाते हैं, बीफ खाते हैं। इस पर रोक नहीं है। बीजेपी यह बात जानती है। बीजेपी को इससे कोई मसला नहीं है। 2017 में जब मेघालय में चुनाव हो रहे थे, तब बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अगर सत्ता में आ गए तो बीफ सस्ता कर देंगे। मूल्यों पर कंट्रोल नहीं होने के कारण बीफ महंगा है। अगर जीत गए तो बीफ की बिक्री को कंट्रोल करेंगे और दाम कम करेंगे। इस नेता का नाम है बर्नार्ड मरक। हिंदुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी है। फिर नासिर और जुनैद को गौ तस्करी के आरोप में क्यों मार दिया गया? 2017 में गौ हत्या और गौ तस्करी का इल्जाम लगाकर कई हत्याएं हुई थीं। उसी साल केरल में चुनाव हो रहे थे। मल्लापुरम से बीजेपी के उम्मीदवार ने कहा, अगर जीत गए तो अच्छे बीफ का इंतजाम करेंगे। उन्हें पार्टी से तो नहीं निकाला गया। फिर नासिर और जुनैद को क्यों मार दिया गया? इसी साल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के राजशेखरन ने प्रणय रॉय से कहा था कि केरल में बीफ खाना कोई मुद्दा नहीं है और उन्हें इससे ऐतराज नहीं है। यह सब छपा है, आप भी निकाल कर देख सकते हैं। 2015 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य शोभा सरेंद्रन ने कहा था कि बीजेपी केरल में बीफ की बिक्री और खाए जाने का विरोध नहीं करती है, लेकिन उनकी पार्टी इस बात का विरोध करती है कि स्कूल कॉलेजों में बीफ खाने का त्योहार मने, क्योंकि छात्र वहां पढ़ने जाते हैं, बीफ खाने नहीं। ऐसे कुतर्कों को भी मध्यम वर्ग ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद भी हरियाणा में नासिर और जुनैद को गौ तस्करी के शक में पहले पीटा जाता है, पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता है और गाड़ी में आग लगाकर जला दिया जाता है। गाड़ी में जुनैद और नासिर को बांध कर डाला गया, उन्हें जलाया गया। एफआईआर राजस्थान पुलिस ने दर्ज की है। मोनू मनेसर, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला सहित 11 लोगों के नाम हैं। अदानी के खिलाफ आरोपों की झड़ी लग गई है, मगर छापे की कोई खबर नहीं। लेकिन नासिर और जुनैद पर गौ तस्कर होने के शक पर कोई भी उनकी गाड़ी सर्च कर सकता है। कथित रूप से मोनू मनेसर से लेकर श्रीकांत, रिंकू सैनी तक सर्च कर सकते हैं और दोनों को जलाकर मार भी दिया जा सकता है। भारत का मध्यम वर्ग भले गौ तस्करी की राजनीति ना समझ पाता हो अपवाद के कारण, मगर वो कॉरपोरेट शेल कंपनियों मॉरिशस, साइप्रस से ऑपरेट करने में कुछ भी गलत नहीं लगता समझने लगा है। यह बात जान गया है। यह होशियारी मध्यम वर्ग को बहुत मुबारक। वैसे जब गौ हत्या और तस्करी पर आप अपने ड्राइंग रूम में नासिर और जुनैद की हत्या को सही बताएं, तो इस खबर का जिक्र जरूर करें। जुलाई 2018 में गोवा में बीजेपी की सरकार थी। राज्य के पशुपालन मंत्री ने कहा कि गोवा सरकार बीफ खाने के खिलाफ नहीं है। इनका बयान है कि कुछ लोग बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, वह बीफ विरोधी हैं। चाहे पर्यटक खाएं या स्थानीय लोग खाएं, किसी को कोई ऐतराज नहीं। नासिर और जुनैद गौ तस्करी में शामिल नहीं थे, सिर्फ शक था, मगर कुछ मिला नहीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोनू मनेसर और उसके साथियों ने कथित रूप से इतना मारा कि अधमरा हो गया। उस हालत में पुलिस के पास ले गए तो पुलिस ने लौटा दिया। क्या कहकर लौटाया, इस पर दो तरह के वर्जन हैं। मूल बात है कि पुलिस हत्या को रोक नहीं पाई, पुलिस के रहते हत्या हो गई। भारत के मध्यम वर्ग को अदानी का ही साथ नहीं देना है, जुनैद और नासिर के हत्यारों का भी साथ देना है। आज के भारत में नासिर नजीर नहीं बन सकता, लेकिन नजीर का नसीब बन जाता है। मेरे इस लाइन को समझने में 20 साल लग जाएंगे। इसी जली हुई बोलेरो को लोहारू के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। लोहारू हरियाणा के भिवानी जिले का एक हिस्सा है। इस जीप में बांधकर जला दिए जाने से पहले नासिर और जुनैद जिंदा देखे गए। यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर फिरोजपुर झिरका की पुलिस के पास इनकी हत्या के आरोपी ही लेकर गए थे कि वह गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर ले, मगर तब तक नासिर और जुनैद को इतना मारा गया था कि उनकी हालत देखकर पुलिस ने कथित रूप से लौटा दिया। अगर पुलिस थाने में ही इन्हें मारने वालों को गिरफ्तार कर लेती, नासिर और जुनैद को अस्पताल भेज देती, तो शायद दोनों की जान बच सकती थी। हरियाणा पुलिस ने इन आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। नूंह के एसपी ने थाने से लौटाने वाले आरोपों को आधारहीन बताया है।
रिंकी सैनी, श्रीकांत, लोकेश सिंगला, मोनू मनेसर सहित कई लोगों के नाम एफआईआर में हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों ने नासिर और जुनैद की बोलेरो जीप को चेक किया, पकड़कर खूब मारा। इसलिए मारा ताकि ये बोल दें कि गौ तस्कर हैं। जब नहीं बोल पाए तब और मारा गया और इन्हें घायल कर दिया गया। 16 फरवरी की अपनी पहली रिपोर्ट में वायर ने लिखा है कि जुनैद का कई घंटे तक कुछ पता नहीं था कि कहां है। फिर पता चला कि बजरंग दल के कुछ लोगों ने अगवा कर लिया है। तब जुनैद के भाई ने लोकल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। द वायर के विपुल कुमार को जुनैद के परिवारों ने बताया है कि अगवा करने के बाद बजरंग दल के लोगों ने नासिर और जुनैद को मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर हरियाणा के फिरोजपुर झिरका पुलिस के पास ले गए ताकि हरियाणा के गौ रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिए जाएं। पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया क्योंकि वो तब तक काफी चोटिल हो चुके थे। यही बात 19 फरवरी के हिंदुस्तान टाइम्स में संवाददाता अनिरुद्ध धर ने लिखी है। हरियाणा पुलिस ने इनकार किया है। राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का बयान भी छपा है। रिंकू सैनी ने कहा है कि वो और उसके साथी नासिर और जुनैद को पुलिस के पास लेकर गए थे, लेकिन पुलिस ने कस्टडी में लेने से इनकार कर दिया क्योंकि तब तक दोनों को काफी पीटा जा चुका था। इसके बाद दोनों को भिवानी के लोहारू ले जाया जाता है। आरोपियों को इनके बच जाने का भय सताता है तो गाड़ी में इन्हें डालकर पेट्रोल से आग लगा दी जाती है। 16 फरवरी की सुबह इनकी बोलेरो जली हुई मिलती है और इसमें इन दोनों की लाश, गाड़ी के चेचिस नंबर से पुलिस को गांव का पता चला और पहचान हो पाई कि ये नासिर और जुनैद की लाश है। दोनों भरतपुर के हैं। जुनैद के परिवार वालों ने कहा कि इनकी पहचान मुश्किल हो गई थी। गाड़ी की चेचिस नंबर से पहचान हो पाई। दोनों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। राजस्थान पुलिस के अधिकारी ने कहा है कि नासिर पर किसी तरह के मुकदमे नहीं थे, मगर जुनैद के खिलाफ गौ तस्करी से जुड़े कुछ मामले दर्ज थे। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि सड़क पर 4 लोग कानून अपने हाथ में ले लें, उसे सीट से बांधकर गाड़ी में आग लगा दें और जलाकर मार दें। आज के इंडियन एक्सप्रेस में पवनीत सिंह चड्ढा की रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान पुलिस ने जिन लोगों को एफआईआर में अभियुक्त बनाया है वे हरियाणा पुलिस के साथ गौ तस्करों को पकड़ने के छापे में जाया करते थे, पुलिस के मुखबिर का काम करते थे। पिछले 2 महीनों में 4 एफआईआर ऐसी दर्ज की गई है जिसमें रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और श्रीकांत को मुखबिर के रूप में नामित किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में 2 पुलिस अधिकारियों के बयान भी छपे हैं। फिरोजपुर झिरका के डीएसपी सतीश कुमार का कहना है कि तीनों गौरक्षक रिंकू, लोकेश, श्रीकांत पुलिस को संदिग्ध गौ तस्करों की सूचनाएं देते रहे हैं। उनकी भूमिका सूचना देने तक ही सीमित है। कभी कभी पुलिस के साथ गवाही भी देने जाते हैं। नू के एसपी वरुण सिंगला का कहना है कि ये स्वयंभू गौरक्षक हैं। इनसे ताल्लुक इतना ही है कि ये खुफिया जानकारी देते हैं जिस पर कार्रवाई होती है। कुछ खास मामलों में पुलिस के साथ गवाही देने जाते हैं। सेल्फ स्टाइल गौरक्षक, स्वयंभू गौरक्षक घोषित किया गया है, या हरियाणा का कानून ही ऐसे लोगों को गौरक्षक की मान्यता देता है। इसके लिए 2021 में हरियाणा में जो टास्क फोर्स बनी उसे समझने की जरूरत है। स्पेशल काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स कहते हैं। इसमें गौरक्षक दल और पुलिस को एक मंच पर लाया गया। क्या इस कानून ने ऐसे नौजवानों का उत्साह बढ़ाया जो गौ रक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने लगे? 6 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री मोदी का दिया एक बयान याद दिलाना चाहता हूं, जिसे लगता है प्रधानमंत्री खुद भूल गए या फिर उनकी पार्टी की सरकारें भूल गईं। उस वक्त गौ मांस की तस्करी के आरोप में कई हत्याएं हो गई थीं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, और यह बयान है 6 अगस्त 2016 का। प्रधानमंत्री के शब्द हैं कि कभी कभी ये जो गौ रक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोलकर बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ रक्षक अलग हैं, गौ सेवक अलग हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं लेकिन दिन में गौ रक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौ रक्षक मानते हैं, उनका जरा डॉसियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार ही नहीं करता है।
लेकिन अपनी उस बुराई से बचने के लिए गौ रक्षा का चोला पहनकर निकलते हैं। बीजेपी की सरकारें बता दें कि कितने गौ रक्षकों की फाइलें बनी हैं, बल्कि दिखता तो यह है कि कानून बनाकर गौ रक्षकों को कानूनी चोला पहना दिया गया। हरियाणा में तो कानून बनाकर गौ रक्षक सड़कों पर उतार दिए गए हैं। 25 जुलाई 2018 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटना चाहिए जो गौ रक्षा के नाम पर हिंसा करते हैं। तो क्या अनिवार्य रूप से कोई कार्रवाई हुई है? यह कार्रवाई तो होती नजर आ रही है कि कानून बनाकर अनिवार्य रूप से इन गौ रक्षकों को टास्क फोर्स का सदस्य बना दिया गया। जुलाई 2021 की यह खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। गौ सेवकों और गौ रक्षकों को हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स में शामिल किया जाएगा, राज्य और जिला स्तर दोनों पर। एक्सप्रेस ने लिखा है कि इनके काम होंगे गौ तस्करी और हत्या पर रोक लगाना, आवारा मवेशियों का पुनर्वास करना, गौ तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, गौशाला के लिए जमीन का बंदोबस्त करना इनका काम है। क्या मध्यम वर्ग अपने बच्चों को इस टास्क फोर्स में भर्ती कराना चाहेगा? केवल गांव कस्बे के लड़के ही यह महान काम क्यों कर रहे हैं? पब्लिक स्कूलों के लड़कों को भी अनिवार्य रूप से लगा दीजिए। क्या आप गौ रक्षा के नाम पर अपने बच्चों को हत्यारा बनाना चाहेंगे? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में है। यहां पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पढ़े लिखे और नौकरी करने वाले ज्यादा सांप्रदायिक होते हैं। यह जहर पहले उनसे फैलता है जिसकी चपेट में युवा बेरोजगार आ जाते हैं और हत्यारा बनने के रास्ते पर निकल जाते हैं। सांप्रदायिकता हर घर में हत्यारा बनाती है। इसी साल 6 फरवरी को द हिंदू के अशोक कुमार की रिपोर्ट है कि गौ हत्या प्रतिबंध कानून के तहत हरियाणा के नूह में जो मामले दर्ज हुए हैं, 94% मामलों में आरोप खारिज हुए हैं। इसका मतलब है कि फर्जी मामले दर्ज हो रहे हैं और इसके नाम पर अवैध वसूली हो रही होगी। मध्यम वर्ग इसे धर्म के नाम पर सही ठहराता हुआ हत्या पर चुप हो जाता है। हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि 69 मामलों में से केवल 4 में सजा सुनाई गई है। आपने मेघालय, केरल, गोवा में बीफ को लेकर बीजेपी के नेताओं के बयान देखे। गौ मांस के नाम पर हरियाणा में दर्ज मामलों की हकीकत देख ली, फिर भी आप अनदेखा कर रहे हैं। गाय के नाम पर राजनीति उत्तर भारत में भावुकता पैदा करती है, पूर्वोत्तर में व्यवहारिकता से चलती है। हिंदू अखबार ने लिखा है कि 2015 में हरियाणा में गौवंश संरक्षण, गौ संवर्धन कानून बना, तब से हर दिन नूह में एक केस दर्ज हुआ है। यह अखबार का कहना है, हम सत्यापित नहीं कर सकते। दिसंबर 2022 तक नूह की अदालत के सामने 1192 मामले लंबित थे। भारत लोकतंत्र की मां है। मां समझ नहीं आ रहा कि मां पुकार रही है या संतानें कराह रही हैं। नासिर और जुनैद की मां को यह लोकतंत्र क्या जवाब देगा? एक शख्स का नाम बार बार आ रहा है, मोनू मनेसर का। मोनू का अपना YouTube चैनल है, 2 लाख सब्सक्राइबर बताए जाते हैं, फेसबुक पर 80,000 से अधिक फॉलोअर बताए जाते हैं, ट्विटर पर ब्लू टिक हासिल है। इनके बारे में मीडिया रिपोर्ट है कि अपने वीडियो में हिंसा की बातें करते हैं, हिंसा का वीडियो डालते हैं। द वायर के विपुल कुमार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हरियाणा के नूह इलाके में कुछ दिन पहले वारिस नाम के एक शख्स की हत्या हुई। वारिस के परिवार ने मोनू मनेसर और बजरंग दल के अन्य सदस्यों पर लिंचिंग के आरोप लगाए। पुलिस ने कहा कि वारिस की मौत सड़क हादसे में हुई। मौत से पहले वारिस का एक वीडियो मोनू ने फेसबुक पर डाला। इस वीडियो में वारिस चोटिल दिख रहे थे लेकिन बोल पा रहे थे। बाद में यह पोस्ट डिलीट कर दी गई। आए दिन भारत सरकार YouTube चैनल बंद कर देती है, मगर उसकी नजर से ऐसे चैनल कैसे चूक गए? YouTube के जानकार तो ऐसे कई चैनल होने का दावा कर रहे हैं जिनमें हिंसक बातें की जा रही हैं, जिसे हजारों लोग देख रहे हैं। मोनू अक्सर पुलिस वालों के साथ फोटो भी डालता रहा है। हिंदू अखबार में खबर छपी है कि हरियाणा सरकार लाइसेंस कैंसिल करेगी, लेकिन इतने दिनों से क्यों नहीं दिखा? क्या हरियाणा सरकार के पास भारत सरकार का वो पत्र नहीं पहुंचा जिसे 4 जुलाई और 23 जुलाई 2018 को सभी राज्यों को भेजा गया था, जिसमें लिखा है कि वे गौ रक्षा के मामले में हिंसा की संभावना वाली ऐसी प्रवृत्तियों को शुरुआत में पता लगाने के लिए उन पर नजर रखें, उनसे कारगर ढंग से निपटें
इन निर्देशों का क्या हुआ? मोनू मनेसर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2022 में बूम लाइव में आलिशान जाफरी और विपुल कुमार ने लिखा है कि 2021 में मेवात में आसिफ नाम के जिम ट्रेनर की हत्या हुई। इस हत्या के आरोपियों को छुड़ाने के लिए एक महापंचायत हुई जिसमें मोनू मनेसर का गुणगान किया गया था। मध्यम वर्ग की चुप्पी उसे हत्या में शामिल करा रही है, उसके अपने लड़कों को हत्यारा बना सकती है। इसलिए मध्यम वर्ग से सवाल होना चाहिए, क्या मध्यम वर्ग भी नासिर और जुनैद की हत्या में शामिल है? आप इसे केवल नासिर और जुनैद के एंगल से मत देखिए। हथियारों और हिंसक सोच से लैस संगठन, इनके धार्मिक नेता, इन संगठनों से जुड़े सैकड़ों नौजवान एक समानांतर सेना में बदलते जा रहे हैं। इन्हें राजनीतिक दल, वोट के कारण और राज्य का संरक्षण भी मिल रहा है। यह संगठन एक दिन आपके लिए भी भारी पड़ेगा मध्यम वर्ग जी। गोदी मीडिया या स्थानीय चैनल या हिंदी के अखबार इन नौजवानों को हीरो बनाते हैं। खलनायक कभी नायक नहीं बन सकता। मोनू मनेसर फरार है, गिरफ्तार नहीं हुआ है। ऑल्ट न्यूज की शिंजनी मजूमदार ने मोनू मनेसर पर विस्तृत रिपोर्ट लिखी है। शिंजनी ने बताया है कि उसने सोशल मीडिया पेज पर कई ऐसी तस्वीरें डाली हैं जहां उसके साथी चोटिल लोगों को बालों से पकड़कर खड़े हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि ये गौ तस्कर हैं। ऐसे वीडियो भी डाले हुए हैं जिन्हें हम नहीं दिखा सकते, जिनमें जय श्री राम के नारे लगाते हुए ट्रकों और गाड़ियों पर गोलियां चला रहे हैं। इसे जिले की डिफेंस टीम का सदस्य पुलिस ने ही बनाया है। शिंजनी ने अपने ट्विटर थ्रेड पर पुलिस अफसरों के साथ मोनू की तस्वीरें डाली हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि किस तरह से स्टेट और पुलिस का आशीर्वाद मिला है। मोनू ने अपने सोशल मीडिया पर अमित शाह, अनुराग ठाकुर, दिवंगत अरुण जेटली के साथ भी तस्वीरें डाली हुई हैं। किसी को उकसाकर नायक नहीं बनाया जा सकता है। गलत रास्ते पर चलने वालों के लिए जो लोग ताली बजा रहे हैं वो खुद तो अपना घर सजा रहे हैं और मोनू जैसों को हिंसा के रास्ते पर धकेल रहे हैं। यहां हत्या केवल नासिर और जुनैद की नहीं हुई है, उन नौजवानों की भी हुई है जो इस हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं या जो असली आरोपी हैं। जीवन भर ये नौजवान इन आरोपों से भागते रहेंगे। बहुत पहले बूम लाइव के लिए आलिशान जाफरी और विपुल कुमार ने लंबी रिपोर्ट लिखी थी गौरक्षा पर। इसमें बताया है कि एक नाम जो सभी गांव वाले लेते हैं वो मोनू मनेसर है। आलिशान और विपुल ने मोनू मनेसर के कई वीडियो का विश्लेषण कर यह रिपोर्ट लिखी। इसके कई भड़काऊ वीडियो हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के महापंचायत में मोनू मनेसर ने खुलेआम गोली चलाने की बात कही थी। तब बूम लाइव ने मोनू मनेसर से पूछा था और उसने कहा था कि वह बजरंग दल का सदस्य है, गौरक्षा करता है, लेकिन उन गांवों में नहीं गया। वो पुलिस की मौजूदगी में ही गौरक्षा करता है। सबको पता था कि मोनू मनेसर कौन है, क्या है, संगठन क्या है। मीडिया में रिपोर्ट छप रही थी। अगर पुलिस और मध्यम वर्ग समय पर चेत जाता तो मोनू मनेसर को इस रास्ते पर चलने से रोका जा सकता था, हत्या का इल्जाम नहीं लगता। मगर पंचायतों में बुलाकर उसे हीरो बनाया गया। यहां तक कि आज भी उसके लिए मानेसर में हिंदू महापंचायत हुई है। राजस्थान पुलिस को बाकायदा खुली चुनौती दी गई है कि मोनू को गिरफ्तार करके दिखाए। जब पुलिस मानेसर रेड करने पहुंची तो मोनू के समर्थक भड़क गए और दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। यह सब आज की खबरों में छपा है। आपकी नजरों को यह देखने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हमने शुरू में फूल ही फूल दिखा दिए। यह वो सच्चाई है जिससे मध्यम वर्ग भाग नहीं रहा, बल्कि इसका धार्मिक कारणों से समर्थन भी करता है, करेगा भी। कितना कुछ है जीवन में सुंदर देखने के लिए। इन फूलों को उगाने वाले, सराहने वाले घर लौटकर हिंसा की बात करने वालों के साथ कैसे खड़े हो जाते होंगे। क्या इन्हें पता है कि हिंसा केवल धर्म के नाम पर नहीं होती है, वो हर किसी के खिलाफ हजारों नाम पर हो सकती है। अप्रैल 2022 में राजा राम की हत्या कर दी गई गौ हत्या का आरोप लगाकर। मई 2022 में मध्य प्रदेश के शिवनी में 54 साल के धनसा, 60 साल के संपत बत्ती की हत्या कर दी गई गौ हत्या का आरोप लगाकर। जून 2018 में महाराष्ट्र के धुले में बच्चा चोरी के आरोप में 5 लोग मार दिए गए। नवंबर 2022 में झारखंड में डायन बताकर एक औरत को जला दिया गया। इसी साल झारखंड में ही विनोद चौधरी को बकरी चुराने के आरोप में मार दिया गया। केरल के पलक्कड़ में मधु नाम के जनजातीय लड़के को चोरी के इल्जाम में भीड़ ने मार दिया। हम चाहते हैं कि आप फूलों को देखें, इनकी तरह हो जाएं, लेकिन मध्यम वर्ग कमाल का वर्ग है।
लाशों पर फूल चढ़ा आएगा मगर हत्या की तरफ जाने वाले लड़कों को नहीं रोकेगा। उनसे बंदूक ले लीजिए, ये फूल पकड़ा दीजिए। नासिर और जुनैद की हत्या के खिलाफ आपका बोलना ही इन फूलों का खिलना है। तो बोलिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।